प्रेमचंद की कफन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो अंदर तक झकझोर के रख देता है। क्या गरीबी किसी को इतना गिरा सकती है कि वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ ले? तो चलिए आज इस कमाल की कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें इंसान की फितरत के बारे में आखिर सिखाती क्या है। कहानी की पहली ही लाइन और आप सीधे एक गहरे सन्नाटे में खींचे चले जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एकदम ठिठुरती हुई रात है, एक आग है जो अब बुझ चुकी है और उसके सामने दो लोग, एक बाप और एक बेटा, खामोश बैठे हैं। ये खामोशी ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये आने वाले तूफान का एक इशारा है। और इस सन्नाटे के पीछे जो सच्चाई है ना, वो दिल दहला देने वाली है। झोपड़ी के अंदर एक औरत बच्चे को जन्म देने की पीड़ा से तड़प रही है, और बाहर कौन बैठा है? उसका पति और उसका ससुर, जो उसकी चीखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब कैसे? तो इस भयानक उदासीनता को, इस अजीब सी बेपरवाही को समझने के लिए हमें मिलना होगा कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों से, घीसू और माधव। तो ये हैं घीसू और माधव, और ये सिर्फ बाप बेटे नहीं हैं, ये तो समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बाप यानी घीसू कामचोरी का उस्ताद है, तो बेटा माधव इस कला को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले गया है। उनके लिए सीधी सी बात है, मेहनत करना मतलब बेवकूफ़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आलस था या फिर ये जिंदा रहने का उनका अपना एक तरीका था? उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी थी, भाई जब समाज ने हमें कुछ दिया ही नहीं तो हम उसके नियम कानून क्यों माने? चोरी करना, उधार लेकर वापस ना देना, काम से बचना, ये सब एक तरह से उस सिस्टम के खिलाफ उनका एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेहनत करने के बाद भी हाथ में सिर्फ गरीबी ही आती थी। और फिर अगली सुबह होती है और सब कुछ बदल जाता है। बुधिया की मौत हो चुकी है और अब घीसू और माधव के सामने एक ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी आन पड़ी है जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिचुएशन अब एकदम साफ है, बुधिया अब इस दुनिया में नहीं है और अब समाज की सबसे बड़ी रस्म, सबसे बड़ी जरूरत सामने आकर खड़ी हो जाती है, कफन। और यही है इस कहानी का सेंट्रल पॉइंट। और यहीं पे उनकी दुनियादारी काम आती है। वो अच्छे से जानते हैं कि समाज की भावनाओं से कैसे खेला जाता है। देखिए कैसे पहले जमींदार के सामने थुकड़ा रोया, थोड़ा नाटक किया, और फिर उसी का नाम इस्तेमाल करके पूरे गांव से चंदा इकट्ठा कर लिया। मतलब उनकी कलाकारी देखिए, कमाल की है। और नतीजा क्या निकला? पूरे 5 रुपए। उस जमाने में उनके लिए ये एक छोटी मोटी दौलत से कम नहीं थी। और यही पैसा अब इस कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ने वाला है, एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इसी मौके पर घीसू एक ऐसी बात कहता है जो दिल में चुभ जाती है। बस ये एक लाइन पूरी कहानी का जो सोशल क्रिटिसिज्म है ना, उसको अपने अंदर समेट लेती है कि जिंदा इंसान को तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद नए नवेले रीति रिवाजों पर जोर दिया जाता है। कमाल है। तो अब देखिए, उनके हाथ में पैसा भी है और एक जिम्मेदारी भी, लेकिन जब एक तरफ पेट की आग हो और दूसरी तरफ समाज की रस्में, तो चुनाव किसका होगा? बस यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कफन के लिए मिले वो 5 रुपए लेकर जब वो बाजार पहुंचते हैं तो उनके सामने यही सवाल खड़ा होता है। एक तरफ एक मुर्दा जिस्म के लिए कपड़ा और दूसरी तरफ 2 जिंदा जिस्मों के लिए खाना और शराब। चुनाव क्या होगा? और सोचने में उन्हें एक पल भी नहीं लगता। कफन की जगह हाथ में आती है शराब की बोतल, और फिर फटाफट पूड़ियां, गोश्त, चटनी, सब कुछ। बुधिया के कफन के पैसों से वो अपनी जिंदगी की सबसे आलीशान दावत उड़ाते हैं। अच्छा, पेट तो भर गया, लेकिन अब बारी थी ज़मीर को शांत करने की, और इसके लिए वो एक ऐसी फिलॉसफी गढ़ते हैं, ऐसा तर्क देते हैं जो उनके इस काम को एकदम सही ठहरा दे। घीसू का तर्क सुनिए, बड़ा ही बेरहम है लेकिन प्रैक्टिकल भी। वो कहता है, कफन लगाने से मिलता क्या? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता, तो फिर ये फिजूल खर्ची क्यों? और बात यही नहीं रुकती, वो धर्म और पुण्य की भी एक नई परिभाषा बना लेते हैं। उनका मानना है कि अगर उनकी आत्मा खुश है, अगर वो तृप्त हैं, तो इसका पुण्य, इसका अच्छा फल बुधिया को खुद ब खुद मिल जाएगा। मतलब कितना स्वार्थी लेकिन कितना गहरा फलसफा है ये। घीसू को समाज की नस नस का पता है।
वो जानता है कि गांव वाले एक लाश को बिना कफन के जलने नहीं देंगे। उसे पूरा यकीन है चंदा फिर से इकट्ठा होगा, कफन भी आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार पैसा उनकी जेब से होके नहीं जाएगा। और फिर कहानी में एक ऐसा पल आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। माधव, वो माधव जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मांगा है, लिया है, वो बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देता है। और उस एक पल में उसे जिंदगी में पहली बार देने की खुशी, वो देने का गौरव महसूस होता है। यही तो प्रेमचंद की कला का जादू है। कमाल की विडंबना है ये। दावत तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब हम पहुंचते हैं शराब खाने के उन आखिरी पलों में जो इस कहानी को हमेशा के लिए हमारे जहन में छाप देंगे। नशे की हालत में एक लम्हे के लिए ही सही उन्हें बुधिया याद आती हैं। माधव को उसकी तकलीफें याद आती हैं और वो रो पड़ता है। ये दिखाता है कि उस पत्थर दिल के नीचे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भावनाएं अभी भी जिंदा हैं। लेकिन घीसू तुरंत उसे एक फिलॉसफर की तरह समझाता है। वो मौत को एक आज़ादी की तरह दिखाता है। कहता है कि बुधिया तो खुशकिस्मत थी जो दुनिया के जंजाल से इतनी जल्दी छूट गई। ये असल में अपने मन से अपराध बोध, अपने गिल्ट को हटाने का एक और तरीका है। और फिर कहानी अपने सबसे डरावने, सबसे भयानक मोड़ पर आकर खत्म होती है। वो दोनों गाना शुरू कर देते हैं, नाचने लगते हैं और आखिर में नशे में धुत होकर वहीं ढेर हो जाते हैं। अंदर घर में एक लाश अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है और बाहर दो जिंदा लाशें अपनी दावत के बाद बेहोश पड़ी हैं। और यहीं पर प्रेमचंद हमें एक बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ जाते हैं कि ये जो घीसू और माधव हैं, क्या ये पैदाइशी ही बुरे थे या फिर ये उस बेरहम सिस्टम की देन थे जिसने उनसे इंसानियत ही छीन ली थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही सच है।